हाय सो जैट हाइस्ट को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज जैट हाइस्ट? जैट हाइस्ट अभी तक का जैट का सबसे बड़ा मेगा इवेंट जो कि यूट्यूब पे हो रहा है, जिसमें कवर होंगे आपके डिसीजन मेकिंग, जिसमें कवर होगी आपकी क्वांट, जिसमें कवर होगा आपका क्रिटिकल रीजनिंग एंड द पोएम्स, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। फ्यू क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो व्हाट इज जैट हाइस्ट? एज यू नो, जैट हाइस्ट इज द मेगा इवेंट जिसकी क्लासेस का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्लासेस आपकी चलने वाली क्या है। क्लासेस आपकी चलेगी मंडे, सो यू हैव क्लासेस ऑन अ मंडे। सो द फर्स्ट क्लास होगी मंडे विच इज टुडे। तो ये आप बोल सकते हो ये फर्स्ट क्लास है। मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता हूं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे MWF आपकी क्लास होगी 11 o'clock। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी बहुत इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इसी यूट्यूब चैनल पे। आप चिंता मत करो। बट ये 11 o'clock क्या है? 11 PM, नॉट द मॉर्निंग। ये है आपका 11 PM। 11 PM to 1 जनरली ये शेड्यूल होगा आपका, मिनिमम 11 PM to 1 और 2 भी जा सकता है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जैट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। कैट के बाद एक्सेल है, इसमें बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं। ये आपके 3 हैं और यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम क्लास करेंगे सैटरडे नून को भी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्वांट जो आपके आने चाहिए, दैन द LRDI के फ्यू क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, लाइक द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इसमें दिखता है। देन वी वर्क ऑन दी क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जिसमें रोहित सर आपको हेल्प करेंगे ऑन द सैटरडे। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होगा इसी में होगा। तो 4 डेज आप अपना ब्लॉक कर दो जैट हाइस्ट के लिए। मंडे आज जो आपका ये जैट हाइस्ट का पहला है इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, बट इतना ही रुकेगा। मंडे है, वेंसडे वी आर मीटिंग ऑन द वेंसडे एट 11। शेड्यूल आपका और इसमें क्लासेस आपके पास पहले से शेयर हो जाएंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप और आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये भी क्या है? ओपन, देयर इज नो कॉस्ट। आपका टाइम इन्वॉल्व होगा, आपकी डिसिप्लिन इन्वॉल्व होगी। एंड सैटरडे नून, इस 4 डेज हम मिलते रहेंगे टिल द जैट। और आपके जैट को फोड़ना है इस बार, मतलब जैट एक्सेल नीड एक्सेलेंस, हम उसी एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मंडे टुडे, आज क्या है? मंडे है। मंडे में मैं चाहता हूं आपको पता क्या होना चाहिए कि जैट 2021 क्या क्वांट क्या है। फर्स्ट यू शुड नो द जैट। आपको अपने जैट के बारे में पता होना चाहिए कि आप जैट देने जा रहे हो तो क्वांट कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप पहले जैट क्वांट का जो PDF है, इस वीडियो को आप आगे मत देखना। जो PDF है, PDF का लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करो वो 16-18 क्वेश्चन जो जैट 2021 में आए थे। देखो कि आप उसमें कितना सॉल्व कर पाते हो, कितना नहीं, पहले खुद से समझो। एंड अगर आपको किसी भी में डाउट हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। पहले खुद से सॉल्व करना, फिर टाइम स्टैम्प को आप फॉलो करना कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 18 तक जंप कर सकते हो जिसमें भी डाउट हो। पहले सॉल्व करके देखना, फिर आप मुझको बताना टेलीग्राम में, यहां पे कमेंट करके बताना कि सर मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। दीज आर द ओरिजिनल जैट क्वेश्चंस। तो पहले आप अपने जैट को देखो। सो आज जो मंडे है हम लोग का, दिस द फर्स्ट। बाकी जो वेंसडे और फ्राइडे और सैटरडे क्लास होगी, दीज आर द मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव सेशंस ही हमारे होंगे। तो हम वेंसडे को मिलने वाले हैं 11 o'clock पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दिएगा डेट और टाइम। दूसरा, आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, PDF को डाउनलोड कर लो। नो योर जैट 2021 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका बेस्ट मेथड क्या है, इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में आपको आगे जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग वीडियो जा रही है आपके लिए। डाउनलोड करके आप मुझको बताना कि सर अपने जैट में कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या परफेक्ट मेथड था या नहीं था। जैट में दिखता क्या है? क्लॉक्स, डाइस, जो कि कैट में नहीं दिखा। तो हम उस सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लाइक इसमें कुछ अगर एडवांस मैथ्स दिखते हैं या मैथ्स में कुछ अगर एडवांस पोर्शन दिखता है तो उसे भी सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ क्या हुई थी जैट के बारे में हम लास्ट टाइम अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप अपने जैट को आइडेंटिफाई करो कि आपका जैट था क्या, जैट 2021 क्वांट कैसा था। मुझको आप बताना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो विदाउट प्रेशर, मतलब अभी जो है। अब मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूं, अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सो ऑन आता रहेगा। पहले आपको करना क्या है? डाउनलोड कर लो PDF डाउनलोड कर लो और उसके बाद क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो। आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। देन उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप इसी वीडियो पे वापस आओगे। वहां पे PDF में लिंक दिया हुआ है विद द QR कोड, चाहे तो आप QR कोड से स्कैन कर लेना या लिंक पे क्लिक करना, PDF आपका है। आप इसी वीडियो पे आओगे, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टाइम स्टैम्प जो दिख रहा है आप उस पर आगे बढ़ के जा सकते हो। या मैं आपसे बोलूंगा कि आप वही करना, या दूसरा क्या है कि आप वीडियो को कंटिन्यू करो। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आगे बढ़ना, वो भी आप कर सकते हो। तो जैट हाइस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो सेशंस होंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11 PM पे मेरा सेशन होगा, नून में मेरा भी सेशन होगा और सर का भी सेशन होगा, और सर का सेशन एक और होगा। मतलब आप सर के सेशन
जो क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल है, आपके यहाँ पे 5 सेशंस लगने वाले हैं जैट के। सिमिलरली हम लोग स्नैप में भी इस टाइप से सेशन ले रहे हैं, जो क्रिटिकल रीजनिंग का आपका रीजनिंग चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, और मैं भी उसका क्वांट का सेशन बहुत जल्द दूंगा। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जैट के लिए, वो भी हम बात करने वाले हैं इन कमिंग वीडियोज में, कि अगर मैं इस टाइप से कर जाऊं तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा आ सकता है। स्नैप की स्ट्रेटेजी भी यहां पे डिस्कस होगी, तो वीडियो को यहीं पे आप रोक दीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके स्क्रीन पे। आपको देना है बेस्ट, मैं दे रहा हूं बेस्ट, और एग्जाम तो क्रैक करके रहेंगे। दिस क्वेश्चन ऑफ जैट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लॉक। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। हम इसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। वन इज द विजुअलाइजेशन और दूसरा हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल अप्रोच। विजुअलाइजेशन बेटर होगा समझने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच से। तो आइए देखते हैं पहले विजुअलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन को पहले उससे समझते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स। अगर एक लाइन आपकी 2 एंगल्स को क्रिएट करता है तो 2 एंगल्स होते कौन से, एक थीटा, दूसरा 360 माइनस थीटा। मुझे इसमें एक्स को कौन सा लेना है, मुझे वो एक्स लेना है जो दोनों में छोटा हो, स्मॉलर हो। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों डेटा इक्वल कहां पे है, बिकॉज मैक्स मीन का रेंज थीटा इक्वल पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मुझको पता चल गया कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 जा सकता है, उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक को 190 लूं, दूसरा 190 नहीं 170 होगा, और 190 और 170 में मुझे अगर स्मॉलर लेना होगा तो मैं 170 लूंगा, क्योंकि और दोनों इक्वल कब होंगे, 180 पे। मतलब स्मॉलर एंगल हमेशा 180 से छोटी होगी। ये रेंज तो हमें पता चल गया कि बॉस तुम जब भी होगे तो 180 से छोटे होगे। ठीक है, हमने इतना देख लिया। अब हम विजुलाइज करते हैं। अब विजुलाइज करने के पहले मैं आपको एक थीटा का फॉर्मूला देता हूं कि अगर टाइम आपका एचएम है, h बज के m मिनट, तो थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स इज 30h माइनस 11/2m, जो कि रिलेटिव स्पीड से निकालते हैं वो होता है 30h माइनस 11/2m। यहां तक तो हमने निकाल दिया। आइए क्लॉक को बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो दिस वन इज योर 3, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है। लेट्स से दिस वन इज 1, दिस वन इज 2। पहला टाइम क्या है आपका 230 पे। अगर आप 230 को यहां प्लॉट करते हो 30 माइनस एच, तो 230 इज 2 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम इज 30, दैट इज 2h, दैट इज वो आपका 30h है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 105 डिग्री होता है। इसका मतलब 230 पे जैसे यहां पे मेरा r होगा, यहां मिनट होगा, ये जो एंगल है ये 105 डिग्री का है। अब देखो आप विजुलाइजेशन में देखो, आर हैंड धीरे धीरे मूव करता है, मिनट हैंड काफी तेज से मूव करता है। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम एलेप्स हुआ, ये एंगल 105 से बड़ा होगा। मतलब 230 पे कुछ है, आप देखो दिस वन इज 230। अगर हम 232 निकाल दें तो ये क्या होगा, 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 32, दिस इज 16, 176। ये एंगल 116 का हो जाएगा। मतलब टाइम जैसे जैसे बीतेगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होते हुए सर्टेनली कहां पे पहुंचेगा आपको पता होना चाहिए। बड़ा होते होते ये एक ऐसा टाइम आएगा कि एंगल आपका 180 बना देगा। मतलब ये 105 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां पे, 180 तक। अब 180 के बाद आप बोलोगे 190 भी बनेगा। मान लेते हैं कि ये क्या बनता है, 190। बॉस अगर ये एंगल 190 बन रहा है तो ये 170 होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था 180 के बाद एंगल हम छोटा लेना स्टार्ट करते हैं तो 180 से घटना स्टार्ट करेगा, और घटते घटते मुझको पता है 3 o'clock पे 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो बिटवीन 230 टू 3 स्मॉलर का जो रेंज होता है 105 से स्टार्ट करता है, 180 तक जाता है और 90 पे वापस लौट के आ जाता है। इस पूरे रेंज में अगर आप सबसे छोटा वैल्यू आप निकालो तो वो सबसे छोटा वैल्यू 90 डिग्री है, विच वन इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। ये मेरा विजुअलाइजेशन है कि हमने विजुअलाइज किया, 105 से 180 पे गया और 180 से छोटा होता होता 90 पहुंच गया। एंड अगर मुझको सब पूरे रेंज में सबसे छोटा वैल्यू निकालना हो, जो कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो आंसर क्या है, 90 डिग्री। विजुअलाइजेशन। अब आपको थोड़ा मैथ्स बताना चाहता हूं इसको, बट मैथ्स से बेटर ये विजुअलाइजेशन था, आप इसको समझिएगा। मैथ्स में है क्या, एक्चुअली आपके पास देखो 230, अगर मैं यहां पे 3 o'clock का एंगल निकालूं तो 3 o'clock में h इज व्हाट 3 एंड द मिनट इज व्हाट 0, दैट इज 11/2। 11/2 है, दैट इज 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 0, यही होगा विच वन इज 90 डिग्री। ये नॉर्मल दिख रहा है। अगर हम इसको देखना स्टार्ट कर दे 230, मैं निकालता हूं, हमने निकाला 230 को, यहां पे 105 है, मैंने 232 को भी निकाला। बट आप एक चीज देखिएगा,
अगर यहाँ पे आप 30 पुट करोगे 11/2m, तो ये जो निगेटिव वैल्यू है वो बड़ा होगा। तो हम इसको रिराइट कर सकते हैं 11/2m माइनस 30h पे ही हमें काम करना है, बिकॉज m तो हमारा बड़ा होने वाला है। 11/2m हमेशा बिगर होगा फॉर द 32 इस डेटा के लिए 32 दिस। तो यहाँ पे हमने निकाला 116 डिग्री। 3 o'clock को मैं 260 लिख सकता हूँ। 3 o'clock को मैं 260 लिख सकता हूँ। अब जैसे ही 260 लिखोगे ये दिखेगा 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू m इज 60। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे यहाँ 330 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज 270 डिग्री। ये 270 है। तो आपने देखा कहाँ? आपने देखा 105 से इंक्रीज करता करता 270 तक जाता है। बीच में 180 भी होती है। मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। मैं 105 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इस फॉर्मूला से 105 होगा, लार्जेस्ट होगा 270 होगा। तो अगर हम इसको देखना स्टार्ट कर दे तो जो वैल्यू एक्चुअली फॉर्मूला से ड्रिवन होता है उसमें स्मॉलेस्ट क्या होता है? 105। बट हमने कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखा था 180 तक, तो मैं 180 लूंगा, बट जैसे इसके ज्यादा जाएगा मैं छोटा वैल्यू लेना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे 190 होगा तो मैं यहाँ पे लूंगा 170, फिर मैं लूंगा 160 अप टू 90। तो जो हमारा रेंज चल रहा है इस रेंज को ढंग से आप समझिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप जहां कह रहे हो 105 से 180, उसके बाद डिक्रीज होते हुए 90, जो हमने विजुअलाइजेशन में भी किया था 105 से 180 देन अप टू 90। इस गिवन रेंज में बिकॉज हमें स्मॉलर निकालना है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 90 डिग्री, विच वन इज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी। मैं अपना बेस्ट देने का तैयार करूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए और रिजल्ट को क्रैक कीजिए। दिस क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ जैट एक्चुअली राउंड 1 में बनाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप इसको फॉन्ट साइज छोटा करके लेंथ इंक्रीज भी करो तो ये 5 to 6 लाइनर क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट 5 to 6 लाइनर क्वेश्चन जनरली छोड़ने की बात होती है। एंड ऑप्शन में एक घटिया चीज दिख रहा है कि वी नीड टू हैव मोर डेटा, मतलब आपको केसेस में काम करने होंगे। अपने मन से कुछ भी सॉल्व कर दो, आंसर्स मैच अगर ऑप्शन से हो रहा है तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम सारे केसेस को देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि लिखा हुआ क्या है। मोहन हैज सम मनी m दैट ही डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। अच्छा, जो मेरा प्रिंसिपल है, एक को मैं p और दूसरे को 2p देता हूं, मतलब मोहन ने डिपॉजिट की है 3p का अमाउंट। ये मुझको पता है, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? स्मॉल अमाउंट इन द सेविंग स्कीम्स दैट ऑफर्स अ सर्टेन रेट। स्मॉल अमाउंट अगर रेट r देता है सर्टेन रेट, एंड द लार्जर अमाउंट इन द अनदर सेविंग स्कीम्स दैट ऑफर्स द हाफ। अगर तुम r देते हो तो तुम r/2% का रेट देते हो। अगर एंड क्या है? बोथ इंटरेस्ट आर इन द कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 2 years। अब मैं आपको बताता हूं कि एंड ऑफ 2 years का क्या मतलब होता है। अगर आप r% डालते हो किसी में तो हमारा एक फॉर्मूला है a + b + ab/100। हमें पता है 2r + r² 100 का इफेक्ट मिलेगा मेरे को। अगर मैं 10% डालता हूं तो यहाँ पे 10 10 20 21% का इंटरेस्ट मिलेगा मुझको। ये मुझको पता है। 2r+, आप नॉर्मली बाइनोमियल से भी निकाल सकते हो, इतना तो पता है। फाइनल इंटरेस्ट देखो, पहली बार रुपीज दे रहा है। अगर क्वेश्चन में आपके पास पहली बार रुपीज होता है तो मैं इस तरह मानने से अच्छा मैं मान लेता हूं कि 100 और 200 रुपीज डिपॉजिट किया मैंने। मैं इसे मान लू 100 और 200 रुपीज डिपॉजिट किया, उसको रेशियो से निकाल देते हैं। अब देखो, वन ऑफ द इंटरेस्ट इज 10%। देखो, केस 1 और केस 2 बनाना होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 देगा, अगर ये 10 है तो ये 20 देगा। दो केसेस में हमें काम करने हैं और ये केस को एलिमिनेट करेगा कि डिपॉजिट जो भी किया है 1000 से ज्यादा होने चाहिए। अगर दोनों 1000 से ज्यादा हो गया तो आंसर मैं डालूंगा डी। अगर कोई एक 1000 से ज्यादा हो गया और दूसरा 1000 से कम है तो मैं आंसर बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द डेटा। इसलिए मैं कहता हूं, और ये गट फीलिंग पे मत जाइएगा कि मैं 10-5 पे काम करूंगा, 20-10 को छोड़ दूंगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम्स में आपको दोनों केस सॉल्व करने होंगे। इसलिए मैंने कहा कि राउंड 1 तो है, राउंड 2 में भी मैं इसमें हाथ खड़ा करूंगा, मैं और इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ड्यू टू दिस ऑप्शन, क्योंकि डाटा कुछ कम है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज अ रेशियो। केस 1 को मैं काम करता हूं, 100 रुपीज 2 साल में 21% का इंटरेस्ट देगा, मुझको पता है। अब केस 1 में आपको 21 रुपीज यहां मिलेंगे, केस 2 में 21% ऑफ 200 इज 42। ये आपका है इंटरेस्ट, रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट, मैं अमाउंट नहीं रहा हूं, ये इंटरेस्ट है। 20% इज 42% का देगा, 20 + 20 + 20² 100
42% मतलब आपको यहाँ पे 42 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा अगर 100 है तो। यहाँ देखते हैं 5 + 5 is 10 into 5 square by 100 10.25 का इंटरेस्ट मिलेगा। 10.25 ऑफ 200 is 20.5 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो फर्स्ट केस अगर मैं इसमें देखूं तो वी नो 41.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझको अगर मैंने डिपॉजिट किया है टोटल 300 रुपीज। तो यहां पे आपका क्या है, यू हैव 42% यहां पे है, यहां पे आपका 84 का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको टोटल अगर आप 300 डिपॉजिट करते हो तो। अब देखते हैं 41.5 अगर आपका इंटरेस्ट मिलता है तो आपने 100 और 200 रुपीज डिपॉजिट किया है। यहां आपका क्या है 830, कितने टाइम्स है, दिस वन इज 20 टाइम्स। अगर आप यहां 20 मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आप 6000 डिपॉजिट कर रहे हो, यहां पे आप 4000 डिपॉजिट कर रहे हो, यहां पे 2000 डिपॉजिट कर रहे हो। सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन से कंडीशंस, कि मैंने डिपॉजिट 100,000 रुपीज ज्यादा किया है, यहाँ 2000 यहाँ 4000 है, कंडीशन सेटिस्फाई किया मतलब केस 1 में मैं काम कर सकता हूं। अब आइए केस 2 में काम करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट अबाउट केस 2, 840 में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है और 830 लाना है। बॉस मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कम ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आप 100 मल्टीप्लाई करते हो तो 84, 100 मतलब 10 नॉट 100, 10 आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 840 पहुंच जाते हो। मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा 10 से कम मल्टीप्लाई करूंगा। आप जैसे ही यहां पे 10 से कम मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज प्रिंसिपल आपने 100 माना है, वो डिपॉजिट अमाउंट 1000 से कम होगा, मतलब केस 2 मेरा वायलेट हो रहा है। तो हमने देखा कि पूरी केस बनाने के बाद केस 1 में आंसर्स मेरा आ रहा है, जो मेरा डिपॉजिट अमाउंट कितना है 6000 रुपीज, और यही मेरा आंसर है। तो दिस वन इज अ क्वेश्चन जो एग्जाम्स के बाद क्लास में डिस्कस करने में टीचर्स को मजा आता है, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन ड्यू टू वर्डी, ड्यू टू ऑप्शंस आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप अटेम्प्ट करते हो और एज्यूम कर लेते हो कि ये होगा, इससे आंसर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि पाप की सजा आपको नहीं मिली, आपके आंसर ये आया, तो ये पाप मत कीजिएगा। एग्जाम्स आपको बहुत बार फंसाने के लिए भी क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है। ऐसे कोई भी एग्जाम सीटर फंसाना नहीं चाहता है, बट क्वेश्चंस को देख के आपको समझना होगा कि इट्स अ राउंड 1 क्वेश्चन, राउंड 2 क्वेश्चन, या छोड़ना चाहिए। वर्डी राउंड 1 क्वेश्चन। दूसरा, ऑप्शंस में गंदे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हम इसे राउंड 3 में बनाएंगे या छोड़ देंगे। दिस वन इज माई डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जैट, जो बहुत बेसिक डेटा काउंटिंग पे है। देयर इज नो नीड टू बहुत मास्टरमाइंड होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर आप केसेस अंडरस्टैंड कर दो, डेटा काउंटिंग सही कर लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी में। क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल स्टोर हैज 5 यूनिट्स, अ न्यू फोन मॉडल इन 2 व्हाइट्स। आपके पास व्हाइट्स कितने हैं, 2 है। 2 ब्लैक्स, ब्लैक्स भी आपके पास कितनी है, 2 है, एंड द 1 रेड, यही है। 3 कस्टमर्स arrives at the shop to buy a unit each। 3 कस्टमर आते हैं और 1 यूनिट फोन खरीदना चाहते हैं। Each one has a predetermined choices of the color। What do you mean by the predetermined? Predetermined का मतलब होता है कि मुझको आपसे मतलब नहीं है आपकी दुकान पे क्या है, मैं सोच के आया हूं कि मुझको कौन सा कलर खरीदना है ऑफ द कलर, एंड विल नॉट बाय अ यूनिट ऑफ एनी अदर कलर। ये देखिए, अब द फोन मॉडल इन द स्टॉक जो है व्हाइट, ब्लैक एंड 1 रेड है। अब मुझको पता रखना है, अब ये थोड़ा सा है कि इन्हें पता था कि व्हाइट, ब्लैक, रेड है इनके पास। अब 3 लोग आपके पास आए हैं, एक सबको पता है कि व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है। इन्हें ये नहीं पता है कि 3 लोग आने वाले हैं, बिकॉज प्री डिटरमाइंड है। इसका मतलब अगर ए आया होगा, मान लो एक कस्टमर, तो इधर व्हाइट सोचा होगा या ब्लैक सोचा होगा या रेड सोचा होगा। अगर बी भी आया होगा तो इसके पास 3 ऑप्शंस होंगे दिमाग में, चाहे तो ये चाहे तो ये। अगर सी आया होगा तो उसके पास भी 3 ऑप्शंस होंगे, चाहे तो इस तीनों में से ही कोई सोचेगा। प्री डिटरमाइंड है कि मुझे इसमें से कोई एक लेना है। अगर आप प्री डिटरमाइंड होते हो, इसका एक ही मतलब होता है कि आपका जो डिसीजन है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं देखूं प्री डिटरमाइंड डिसीजन में मेरे पास जो टोटल केसेज होंगे 27 होंगे। मैं व्हाइट ले सकता हूं तो तुम दोनों में से कुछ और लो। मैं अगर ब्लैक लूंगा, मतलब मेरे पास 3 चॉइसेस है, इनके पास भी 3 चॉइसेस है, इनके पास भी 3 चॉइसेस हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। टोटल 27 केसेस हमारे पास यहाँ बनने वाले। सैंपल स्पेस कितना है, 27।
सच दैट हमारे पास क्या है, सबके प्रोबेबिलिटी इक्वल है चूज करने का, मतलब आपके पास डेटा इंडिविजुअली बराबर चल रहा है 27 में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल एबल टू सेटिस्फाई, स्टोर सेटिस्फाई कर सकता है। अगर 27 है तो ये 4/5 तो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 27 सैंपल स्पेस है। अगर मैं देखूं तो ये जो है ये 24/27 होना चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूं 3 केसेस, 27 में 24 केसेस को सेटिस्फाई करेगा, 3 केसेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नॉट सेटिस्फाई निकालना यहाँ पे भी इजी है। अगर मैं इसको 27 में 28 आउट ऑफ 27 9 केसेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दिस वन इज 9 आउट ऑफ 27 देखते हैं, एंड दिस वन इज 27 अगर कर दूं तो 21। तो मुझको ये पता चल गया कि अमंग दी ऑप्शंस, अगर मैंने ऑप्शंस देखा तो नॉट सेटिस्फाइंग को फाइंड करना बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं नॉट सेटिस्फाइंग को फाइंड करना। पहला केस, अगर तीनों ने एक ही चॉइस मांग ली सेम कलर, तो क्या आप दे पाओगे? अगर तीनों ने रेड 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 मांग लिया, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास तीनों सेम रेड, 3 रेड नहीं है। तीनों ने ब्लैक मांग लिया, मैं नहीं दे पाऊंगा। तीनों ने व्हाइट मांग लिया, मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब अगर तीनों ने सेम कलर चॉइस मांग ली तो स्टोर कीपर नहीं दे पाएगा, मतलब 3 केसेस में तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं, क्या उसने 2 रेड मांगा तो आप सेटिस्फाई कर पाओगे? नहीं, रेड एक ही है। 1 रेड मांगेगा चलेंगे, अगर 2 रेड एक ने मांगा और एक ने व्हाइट मांगा, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। ये कितने वेज से होगा? आप देख सकते हो ये 3 वेज से होंगे। मान लो ये A B C है, रेड व्हाइट रेड, व्हाट इट्स मीन, बी ने व्हाइट मांगा, बाकी दोनों ने रेड मांगा, द सेम व्हाइट रेड रेड। आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते थे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 चॉइसेस में 2 कॉमन है, मतलब इस 3 को भी मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मुझको पता है। तीसरा केस, रेड रेड एंड द ब्लैक, इसके भी 3 केसेस को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं 2 व्हाइट 1 रेड, हाँ मैं दे सकता हूं, मुझको पता है ऑल 3 को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं। 2 रेड अलोंग विथ ईदर ब्लैक और व्हाइट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं। ये जो 9 केसेस हैं वो मैं नहीं फुलफिल कर पाऊंगा। आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 27 मींस 18 केसेस, विच वन इज ऑप्शन नंबर सी, को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। बस काउंटिंग है, हाँ हो सकता है अगर कुछ काउंटिंग आप प्रेशर में मिस कर जाओ तो आंसर आ जाएगा। आपको 27 में काउंट करना होगा, बिकॉज आपको पहले से नहीं पता है कि उसके पास नंबर्स कितने हैं। 3 मॉडल्स आपको पता है कि वो क्या है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18/27। 9 में हम नहीं कर पाएंगे, जो केसेस मैंने सारे लिखे हैं, विच वन इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस वन इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो बहुत बेसिक थी, केस काउंटिंग था। देयर इज नो नीड टू वर्क ऑन अ बेस थ्योरम और एनीथिंग एल्स, एंड आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2/3। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू पिंग मी, यू गिव योर बेस्ट, हम देते हैं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जाम अगेन। बाय बाय। ओके, दिस क्वेश्चन ऑफ लॉग ऑफ चैट हैज लॉट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इसको बहुत इजीली में नहीं ले सकते हो। हाँ, क्वेश्चन को आपको लग सकता है इजी है, सॉल्व कर सकते हो अपने माइंडली, अपने इंटेलेक्चुअल की मदद से, बट हम देखेंगे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 by 1 और इसको करेंगे सॉल्व। ऐसे ये राउंड 1 का बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा कि मुझे कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, एंड दिस साइड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? log m/4 प्लस log n/4। तो पहला फॉर्मूला मुझको जो यूज करना है वो ये है कि log a प्लस log b अगर बेस सेम होता है तो log ab होता है। मैं पहला यूज करना चाहता हूँ। तो यहां से अगर मैं log बाहर निकालूं तो ये मुझको दिख जाएगा, ये log mn दिखेगा बेस 4 इक्वल टू log m प्लस n बेस 2 दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट केस में यूज कर रहा हूँ। सेकंड में जो आगे यूज करूंगा इसमें वो होता है log a बेस n इज इक्वल टू n log a, और द रिवर्सल इज ऑल्सो ट्रू, ये मैं आगे यूज करूंगा। थर्ड में जो इसमें यूज करना चाहता हूं अभी, log a बेस b पे पावर n, अगर बेस पे पावर होता है कुछ तो यहां पे ये रिवर्स होता है 1/n। पावर अगर आपके नंबर्स लॉग में हो तो नॉर्मल बाहर निकलते हैं, बेस में होता है तो रिवर्स होता है, बिकॉज log a बेस b इज इक्वल टू एक्चुअली log a अपॉन log b। तो यहां पे आपको जो 4 दिख रहा है, क्या मैं इसको 2a² लिख सकता हूं? हाँ, बहुत इजीली। तो इस 2 को थर्ड फॉर्मूले की मदद से, थर्ड कॉन्सेप्ट की मदद से मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ। हाँ, मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इस 2 को यहां से हटा के यहां लिख सकता हूँ? हाँ, मैं लिख सकता हूँ। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट के रिवर्सल से, क्या मैं इस 2 को, अगर मैं इस 2 को यहां से हटाऊं और यहां पावर डाल सकता हूं, मैं डाल सकता हूं। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो लॉग का बोलता है
कि log a base b इक्वल टू log m base b, दैट मीन्स a इक्वल टू m, ऐसा होता है। देखो यहां पे भी log 2 है, यहां भी log 2 है, तो ऐसा मैं कर सकता हूं कि मैं इससे हटा दूं, यहां पे मेरे पास क्या बचेगा mn, log 2 हटेगा, और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा log 2, यहां से भी हटा सकते हैं बेस, ये दोनों बचेगा। अब देखिए ये तो हमने यहां तक log अप्लाई किया और यहां तक पहुंच गए। इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, m and n आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का दो प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर ये निगेटिव होता तो स्क्वायर रूट नहीं निकालते, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां से अगर स्क्वायर रूट निकाल दूं तो यहां से m प्लस एन स्क्वायर ओनली mn होगा। मैं स्क्वायर रूट क्यों निकाल पाया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा में आपको सारे हिडन कॉन्सेप्ट पता होते हैं यहां तक। अब अगर आपके पास पॉजिटिव है तो कुछ आप इनइक्वालिटी याद कर सकते हो दिमाग में, ये तभी लग सकता है जब ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो पॉजिटिव के साथ एक कंडीशन होता है, इफ डेटा इज पॉजिटिव am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, नहीं तो नहीं लगता। तो लोग जो इस कंडीशन को अंडरएस्टिमेट कर रहे होंगे, प्लीज अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब am का मतलब क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ऐसा करते हैं हम mn के टर्म्स में लिखते हैं, ये होगा m प्लस एन डिवाइड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mn रूट। अब m और n डेटा अगर इक्वल हो तब ऐसा होगा यहाँ, ठीक है, एंड पॉजिटिव। और मुझको पता है कि अगर किसी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है, वो हमेशा m प्लस n से तो छोटा होगा। देखो ये इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है, बट ये हमेशा इससे छोटा है। इसका मतलब mn जो है मेरा वो बड़ा होगा रूट m से किसी भी कंडीशन में। दिस वन इज अ केस, ये हमारा 100% ट्रू केस है फॉर द पॉजिटिव डेटा। ये हमने केस डिराइव किया है गिवन कंडीशन से, जो कि अपने आप में गलत है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, हमने जो डिराइव किया गलत है। अगर मेरा डेरिवेशन गलत है तो मेरा ये जो कंडीशन है वो भी गलत है, किसी भी m प्लस एन वैल्यू जो कि पॉजिटिव है उसके लिए। मैंने कंडीशन, मुझको पता है कि ऐसा कुछ होता है, हमने जो डिराइव किया वो मेरे कंडीशन को वैलिड कर रहा है, इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ m एंड n कैन बी पॉसिबल, हमारे कंडीशंस ही गलत है। दिस वन इज एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप हो सकते हैं नॉर्मल एज्यूम करो, वैल्यूज पुटिंग कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा, बिकॉज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। बट आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट किंग होता है, उसके साथ आप नहीं खेल सकते हो। हाँ, आप अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करके, अपने प्रैक्टिस को यूज करके आंसर यहाँ तक पहुंच सकते थे। तो ये एक्चुअल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी। माई सेल्फ अमी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। दिस क्वेश्चन ऑफ जैट 2021 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को फॉरवर्ड बनाओगे तो हो सकता है प्रॉब्लम होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग फेज वाइज, अभी ये किया, फिर अगले बार में ये किया, फिर अगले बार ये किया, तो हम लोग इसको बैकवर्ड बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, समझते हैं। मिस्टर जोस बाय सम एग्स, आप कुछ अंडे खरीदते हो मान लो। आफ्टर ब्रिंगिंग द एग्स होम फाइंड्स 2 अंडे खत्म हो गए। 2 अंडे, अगर यहाँ से आप एक्स खरीदते हो तो मुझको पता है 2 अंडे खत्म हो गए, मतलब रॉटन हो गए, खराब हो गए, x माइनस 2 आपके पास बचे, ठीक है। एंड थ्रोज देम, उसको करता है, इसको फेंक दिया। रिमेनिंग x ही पुट्स 5/9 ऑफ द फ्रिज। अब इसका आप 5/9 कहां रखते हो, फ्रिज में, तो रिमेनिंग कितने बचे, 4/9। एंड ब्रिंग द रेस्ट टू मदर, मदर को 5 इतना देता है, 4/9 ऑफ क्या देता है, x माइनस 2। हमने प्रोसेस लिखा, अच्छी बात है। इफ हर फ्रिज कैन नॉट होल्ड मोर देन इन x, अगर फ्रिज ये क्या है x माइनस 2, ये जो भी है लेस देन इक्वल टू 5 है, फ्रिज 5x से ज्यादा नहीं रख सकता है। व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बस सिंपल से आप इस इक्वेशन पे सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। आप रिवर्स बना सकते थे या फॉरवर्ड बना लो, आपके ऊपर है। रिवर्स में मैं मान लेता कि यहाँ पे 5 है, तो आगे क्या होगा, देखते हैं। तो चलिए, यहाँ क्या है, 5/9 x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, सो x इज लेस देन इक्वल टू 11। सो यहाँ पे अगर x लेस देन इक्वल टू 11 है, इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कुड बी अबाउट इज 11, एंड यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, आराम से सॉल्व कर दीजिए एंड आप आंसर निकाल दीजिए। आप बैकवर्ड भी काम कर सकते थे, अच्छा यहाँ पे 5 है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है 5, देन आगे आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रोसेस समझिए, डायग्राम समझिए,
आप फॉरवर्ड अगर काम करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड काम कीजिए, बैकवर्ड काम करना चाहते हैं तो बैकवर्ड काम कीजिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए. सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज एक्चुअली आंसर. माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय. दिस क्वेश्चन ऑफ जैट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो. बहुत सिंपल सा, आप डायग्राम सही बना दो, आंसर्स बहुत आराम से आएंगे. क्वेश्चन क्या है? 1/3 ऑफ द पैसेंजर सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप्स एट सिटी सी. 1/3 ऑफ द बस, ठीक है, बस का 1/3. चलो मैं मान लेता हूं ए से बी बसेस कितनी जा रही हैं? 3. 1/3 रुकती हैं सी पे, मतलब सी पे रुकने वाले बस 1 है और डायरेक्ट जाने वाली बस कितनी है? 2. ये हमें पता है, दैट्स द रेशियो है. तुम लोग सॉल्व करते हैं. 1/3 ऑफ द पैसेंजर भी 1/3 है, तो मैं मान लेता हूं पैसेंजर मेरे पास कितने हैं? 3. तो टोटल पैसेंजर मेरे पास कितने हो गए? 9. ये ठीक है, सब में 3 है, मतलब यहां पे 3 पैसेंजर्स पहुंचते हैं. यहां इधर से कितने? 6 पैसेंजर बी पे पहुंचते कितने हैं? 6. फाइन. अब देखा क्या है? 1/3 ऑफ द पैसेंजर स्टॉपिंग एट सिटी सी कंटिन्यू टू सिटी बी. मतलब इसका 1/3, जो 3 पैसेंजर हैं एक बस में का 1/3 मतलब 1 आगे जाते हैं. मतलब टोटल बी पे पहुंचने वाली जनता कितनी है? 7. 6 डायरेक्ट, 2 बस में 3-3 लोग, 6 डायरेक्ट, और एक बस जिसमें 3 लोग थे कि एक पैसेंजर आगे जाती है इन द रेशियो टर्म्स. इतना पता है. यही आप क्वेश्चन क्या होता है? ऑल द बसेस हैव इक्वल कैपेसिटी, तो हमने सब में 3-3 मान लिया था. एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द फुल, मतलब सब फुल भरे हुए हैं. एट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पैसेंजर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, मतलब कितना पैसेंजर आउट ऑफ 7 ट्रेवल्ड बाय अ बस स्टॉपिंग एट सिटी सी. मतलब इनके बारे में बात की गई है. ये वो लोग हैं जो सिटी बी जाते हैं वाया सिटी सी. आउट ऑफ टोटल 1/7 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. आप वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए या आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. कहीं भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी. माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय. ओके, दिस क्वेश्चन ऑफ अ मैजिक बॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसको अगर आप लॉजिकली बनाते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. लॉजिकली इन द टर्म्स ऑफ अगर आपको मैजिक स्क्वायर बनाना आता है तो ये बहुत इजीली बना सकते हो. थोड़ा सा ही टाइम ट्राई करके आंसर दिख जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है क्वेश्चन सेटर्स आपको फंसाना नहीं चाहता है, एल्स आपको इक्वेशन बनाना होगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इक्वेशंस बनाते कैसे हैं. मैं इस टर्म्स को जनरली नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है. तो मैं बोलूंगा कि इस दोनों में ये कॉमन है, ये लीनियर है. तो समेशन ऑफ दिस इज समेशन ऑफ दिस. एक पहला इक्वेशन बनेगा, आप इस तरह बना सकते हो. फिर दूसरा आप क्या बना सकते हो कि चलो ठीक है, ये एक लीनियर है और ये एक लीनियर है, हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं या इससे भी इक्वेशन बना सकते हैं. इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा हेडेक होगा. तो मैं आपको बताता हूं कि मैजिक स्क्वायर बनता कैसे है. तो मैजिक स्क्वायर बनाने का पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ है. आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आपको पता होना चाहिए 3/3 का मैजिक स्क्वायर जब भी बनता है तो जनरली 99% है हम एपी से ही बनाते हैं. तो मैं 1 2 3 जो लिख रहा हूं ये एपी के टर्म्स है. टर्म 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 terms, 7 terms, that means 7 terms, 8 terms and the 9 terms of the AP. हम मैजिक बॉक्स इसी तरह बनाते हैं. अब यहां पे जो बोला है स्क्वायर इन विच द सम ऑफ द सेल्स एंड द रो डायगोनल सब सेम है, मतलब ये मैजिक बॉक्स है. इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि इंटीजर्स हैं, क्या है, नहीं है. बट क्वेश्चन सेटर्स ने जब क्वेश्चन को क्रिएट किया होगा तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत तो करना नहीं चाहा होगा, तो वो खुद भी इजी क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना चाहते होंगे. तो मैं मान लेता हूं कि चलो एक तो यहां टर्म है 2x², यहां टर्म्स है. अब देखो ये टर्म फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म्स है, सॉरी थर्ड टर्म्स है. तो अगर आप यहां पे देखना चाहोगे 2x² इंटीजर जब x होगा तो सबसे छोटा वैल्यू दिखेगा 2, सबसे छोटा वैल्यू दिखेगा 2. यहां भी क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा, ये भी 2, ये भी 2 के चांसेस बहुत ज्यादा कम दिख रहे हैं मुझको. तो ये 2 तो नहीं होगा, मुझको चांसेस कम दिख रहे हैं. तो मैं मान लेता हूं कि व्हाट इफ अगर x 2 हुआ तो सो 2x² इज एक्चुअली इक्वल टू 4 into 2 is 8 अगर x 2 है तो. मतलब और यहां 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4. मतलब मैंने क्या मान लिया, x को मैं अगर 2 मानूं और टर्म्स लिखने लगूं, यहां देखो 2 4 होगा. 4 का ये पहला टर्म्स है, मतलब फर्स्ट टर्म 2 और यहां क्या होगा 8 होगा. मतलब फर्स्ट टर्म अगर आपका 4 है एंड थर्ड टर्म आपका 8 है तो मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा 6 होगा. इसका मतलब z का वैल्यू 7 होगा.
मैं मैजिक स्क्वायर बनाता हूं, क्या ये अगर सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके गंदे नहीं दिख रहे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि क्वेश्चन सेटर आपको फंसाए। तो यहाँ 4 6 8, 8 के बाद नेक्स्ट टर्म 10 होगा। अब देखो अगर ये 10 है, जेड 7 है, तो वाई 3 होगा। मैं 3-4 टर्म्स में पुट करके देखता हूँ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। 4 6 8 10 ये 12, अगर वाई 3 है तो 12 बनता है, हाँ ठीक है। यहाँ 12 के बाद ये 14 होता है, क्या 14 देगा, 2x मेरा 4 है, y3 यहाँ 14 दे रहा है, देन यहाँ क्या होगा 16, क्या 16 हो रहा है, 3 स्क्वायर प्लस यहाँ 16 हो रहा है, देन यहाँ क्या होगा 18 और यहाँ क्या होगा 20। दैट्स द आंसर। आप इक्वेशन बनाने लगोगे, सॉल्व कर दोगे तो फिर तो गए काम से आप। यू नो हाउ टू क्रिएट मैजिक बॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एपी टर्म्स के क्रिएट करते हैं। मैंने 1 या 2 हिट एंड ट्रायल किया, आंसर आ गया, नहीं तो मैं 3rd हिट एंड ट्रायल करके क्वेश्चन को छोड़ देता। इक्वेशन एग्जाम में बनाना हेडेक होता, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा बट बन जाएगा। यू हैव मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व कीजिए, एक्स वाई जी का वैल्यू निकाल दो, आंसर्स तो आना है, यानी तो कम से कम समेशन इनका निकाल दो, आंसर आना है। दिस वन इज माई वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंड, मतलब समेशन कितना है, 22 + 14। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 22 + 14 इज 36 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप समेशन ऐड कर दो, हमेशा 36 दे रहा है। दिस वन इज माई वे ऑफ सॉल्विंग मैजिक स्क्वायर इन एग्जामिनेशन। गो विथ हिट एंड ट्रायल, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मैं आपको परेशान करूंगा। हो सकता है अगर 1st 2nd 3rd हिट एंड ट्रायल में नहीं लगा तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको नहीं बनाना था, वैसे भी नहीं बनाता था। ये 30 to 40 सेकंड, हार्डली 60 सेकंड में क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट हो फील फ्री टू पिंग मी, गिव योर बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। सो दिस क्वेश्चन ऑफ अ जैट इज फ्रॉम द डाइस पेंटिंग, जो बहुत बेसिक सा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आंसर आ जाएगा। आपके पास डाइस है, आपने उसके 3 एडजेसेंट साइड को पेंट किया है और 3 एडजेसेंट साइड को पेंट नहीं किया है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने नॉन पेंटेड साइड है। लिटिल क्यूब्स हैव नो साइड पेंटेड। नो साइड पेंटेड कहां पे होगा इस क्वेश्चन में? जितने भी इस क्वेश्चन क्या जितने भी इनसाइड होते हैं वो नो पेंटेड होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ सरफेस भी होंगे आपके जो नो पेंटेड होंगे, और कुछ आपके एजेस होंगे जो नो पेंटेड होंगे, और कुछ कॉर्नर होंगे जो नो पेंटेड होंगे, आपको पता है। या आप टोटल में से जितने पेंटेड हैं उसको निकाल दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर होगा। क्या आप इतना निकालना चाहिएगा? 1 2 3 4 हम पेंट निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लेट्स क्रिएट डायग्राम। देखो ये कितना है, ये 216 है। विच वन इज व्हाट? 6 × 6 × 6, मतलब 6/6 का क्यूब है आपका। लेट्स सॉल्व। अगर आपके पास 6/6 का क्यूब है, जो कि ये है, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पे भी मैं 6 ड्रॉ कर दूं, 1 2 3 4 5 एक और यहां ड्रॉ कर देते हैं, एंड लेट्स ड्रॉ हियर। थोड़ा सा मैं ठीक बना दूंगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये यहां, ये यहां, ये यहां। देखिए अब इसमें आपको जो समझने की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या समझने की बात है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हम एज बोलते हैं, ये हम लोगों का एज है, ठीक है। जो ब्लैक दिख रहा है आपका वो क्या दिख रहा है? एज दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ लाइनिंग्स और छूटे हुए हैं। देयर इज नो नीड कि आप इतना डायग्राम बनाइए। अगर आपके पास क्यूब पे कमांड है तो आप बहुत इजीली क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं बिना, ये मैं जो कर रहा हूं विजुअलाइजेशन के लिए कर रहा हूं। देखिए ये आप मान लो ABCD आपका क्यूब है, जहां पे यही तीनों साइड पेंटेड है। अगर साइड पेंट है तो कौन कितने पेंट होंगे? देखो पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं निकालना क्या चाहता हूं। लेट्स वर्क ऑन दी येलो। मैं निकालना चाहता हूं जो ऑनली सरफेस पे हो, जो ऑनली सरफेस पे हो वो कितने होंगे। देखिए आपने टोटल कितना, ये 6/6 का है, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ा, मतलब 4/4 16 यहां पे होंगे। उसी तरह 16 आपका यहां पे होगा। यू कैन डायरेक्टली से कि सरफेस पे कितने होंगे, 4/4 16 यहां पे भी होंगे आपके, ठीक है, एंड 16 यहां भी होंगे आपके। आई होप ये क्लियर है। देयर इज नो नीड कि आप डायग्राम बनाइए। तो 16 × 3 विच वन इज 48, तो आपके सरफेस पे होंगे जो पेंट है। अब मैं बताता हूं कि ऑन द एजेस कितने होंगे। तो एज में ये कॉर्नर है, हम लेते हैं यहां पे 4 एज पे है। इसको देखिएगा, इस एज पे 4 है,
यहाँ भी कितने हैं 4 हैं, यहाँ भी कितने हैं 4 हैं, यहाँ भी कितने हैं 4 हैं। इसमें देखिए यहाँ भी कितने हैं 4 हैं, तो इस सरफेस पे 4 4 है, हमारे पास 16 है। तो मैं बोल सकता हूं आपको, मैं अगर काउंटिंग करके दिखाऊं, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको फाइट लगेगा नहीं। कितने एजेस पे हैं, तो एक एज हो गया, 2 एज हो गया, 3 एज हो गया, 4 एज। यहां पे अगर 4 एज हैं तो यहां पे देखिएगा 5 6 7, एक कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो कॉमन है 7, और यहां पे 2 ही होंगे 8 और 9, मतलब 9 एजेस होंगे आपके पास। सब में 4 होगा, वो भी कितना होगा 36। अब कॉर्नर कितने हो गए, सो कॉर्नर आपके पास 1 हो गए जो सब में कॉमन है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 कॉर्नर्स हैं। अगर आप टोटल ऐड कर दो इसको, सो वी हैव 8 14 21, दैट इज 2 इज द कैरी एंड 7 91 पेंटेड होंगे आउट ऑफ 216। अगर 91 पेंटेड होंगे आउट ऑफ 216, तो 216 में से आप 91 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, 125 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें कोई भी साइड पेंट नहीं होगी, वो इनसाइड होंगे या बाकी होंगे। सो दिस इज वही मैंने आपको पूरा विजुलाइज करके बताया है, बट हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऑन द सरफेस 4x4 होगा, ऐसे 3 सरफेस होंगे, 4 वाले 9 एजेज होंगी और 7 कॉर्नर्स इज द टोटल 91 एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 125। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं है तो फिर से वीडियो वॉच कीजिए, विजुलाइज कीजिए कहाँ पे क्या हो रहा है, और डाउट हो तो पूछो। माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। दिस क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री हैज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, बहुत बेसिक से हैं, उसके थ्रू आइए सॉल्व करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपकी एक साइड 1 होती है, बाकी साइड इंटीजर होते हैं, तो मिनिमम ये दोनों तो बराबर होते हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सबके सब बराबर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज खत्म होगी मेरी, मतलब अगर मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो दोनों बराबर होंगे। आप बोलिएगा बराबर कैसे होंगे। मान लेता हूं ये ए है और ये एक्स है, देखते हैं एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। किसी भी ट्रायंगल्स में कोई भी साइड समीशन ऑफ साइड से छोटी होती है और डिफरेंस से a माइनस प्लस 1 और उनके डिफरेंस से बड़ी होती है। अगर ये नंबर a प्लस 1 से छोटा है और a माइनस 1 से बड़ा है, इसका मतलब a x के बराबर है। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये 8 है, तो ये जो x है 8 प्लस 1 9 से छोटा है, 8 माइनस 7 से बड़ा और इंटीजर है। 7 से बड़ा और 9 से छोटा एक ही नंबर होता है जो हमने x8 को 8 माना है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको पता रखना चाहिए, मैं अपने ज्योमेट्री क्लास में हमेशा बताता हूँ कि ट्रायंगल यूनिटी का क्या कंडीशन होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, मान लेता हूं यहाँ a है, यहाँ b है एंड दिस वन इज c। ab इज द वन यूनिट दिया हुआ है। इफ d इज अ मिड पॉइंट ऑफ ab, d अगर मिड पॉइंट ऑफ ab है of AB, then which of the following options is the closest to the maximum possible value of angle ACD? ACD का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप मैक्सिमम देना चाहते हो, ये तो पता है आपको हाफ है, तो ऐसा करता हूं मैं सब में 2 मल्टीप्लाई करता हूं। एंगल चेंज थोड़ी होगा रेशियो में। ये मैं इसको 2 मानता हूं, इसको मैं 1 मानता हूं, इसको मैं 1 मानता हूं। जो स्मॉल b था वो 2b हो जाएगा, जो स्मॉल a था वो 2a हो जाएगा। मैंने सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जो वैल्यू आपके पास है, आपको इसमें समझना होगा। अगर ये 1 है, देखिए, तो ये जो वैल्यू होगा ये 2b कहां तक जा सकता है। मुझको पता है कि ये एंगल अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ये एंगल अगर मैक्सिमम चाहिए, जितना बड़ा बना सकते हैं, तो इस वैल्यू को भी उतना ही बड़ा लेना होगा। अब ये क्या बोलती है, बड़ा अगर आपको लेना होगा तो इसको जितना छोटा ले सकते हैं उतना ही छोटा लेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको फिर से समझाता हूं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मुझको पता है यहाँ 90 डिग्री है, मीडियन हमेशा 90 डिग्री ड्रॉ करता है। अगर मैं इस साइड को बड़ा करूंगा तो क्या होगी, बाकी एंगल्स छोटे होते जाते हैं। यहाँ पे 1। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इंटीजर है और मैं इसको 1 नहीं मान सकता हूं, अगर मैं इसको b को 2 लेता तो ये 4 होता, यहाँ 1 4 है, ये वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम। देखिए, आपको पता है अगर ये थीटा है तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, बेटर साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन, अगर मैंने इसको 2 माना है, इसको पूरे को 1/4, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब मुझको पता है थीटा जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह साइन भी बढ़ता है।
ये मैंने क्या माना, b को मैंने 2 माना, इंटीजर्स बोला गया है इसलिए। अगर मैं b को 3 मानता तो ये 6 हो जाता। यहां पे तो मुझको पता है b को 3 मानता तो ये 6 हो जाता। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती वो 1/6 होती। मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको 1 के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो मैंने नॉर्मल समझाया है। ये अगर 1 दिया हुआ है तो ये हाफ होगा, ये भी क्या होगा, हाफ होगा। मिड पॉइंट है तो 90 डिग्री होगा। और मुझको पता है कि ये दोनों बड़े हैं। अगर मैं इसको 2 मानूं तो साइन थीटा 1/4 देगा। अगर मैं 3 मानूं तो साइन थीटा 1/6 होगा। थीटा यही होगा, मतलब थीटा जो आपकी वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स होगी 1/4 के। अब देखते हैं 75 डिग्री हो सकता है, नहीं, 1/2 से छोटा है। साइन 1/2 कितना, मतलब कौन सा वैल्यू, थीटा का 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री साइन के लिए 1/2 देता है तो आंसर जो भी होगा 30 से तो छोटा होगा। 30 से आंसर छोटा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझको पता है अगर साइन थीटा 1/4 है जो कि एक्चुअली 1/2, साइन 30 से छोटा है तो थीटा भी 30 से छोटा होगा। और कोई भी आंसर मेरे से मैच नहीं कर रहा है, यही आंसर मैच कर रहा है। और देयर इज नो नीड कि आप साइन 15 का वैल्यू यहां पे याद करो, आप समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको बस ये पता रहना चाहिए कि यूनिटी साइड विद द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द साइड्स ऑलवेज आइसोसेलेस देता है, उसी के थ्रू सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। मैंने 2 लिया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए, नहीं तो आप इसको 1 मान लो। हाफ 2, 3, 4 में देखो साइन डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज करेगा, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा लेस देन 30 डिग्री के लिए। तो थीटा जो आपकी होगी लेस देन 30 होगी। एक ही ऑप्शन आपके पास था और आपने उसको पिक किया और आंसर को टेक आउट किया। तो दिस वन इज द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू पिंग मी, माई सेल्फ अमिये। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। दिस क्वेश्चन ऑफ जैट इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन, सर्कल। आइए देखते हैं आपके पास क्या है। 2 सर्कल्स P and Q, each of radius 2 cm passes through each of the centers। कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक आपका P है जिसका सेंटर यहां पे है, दूसरा Q है जिसका सेंटर एक दूसरे से पास कर रहा है। ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, दैट यू नो। दिस वन इज P, दिस वन इज Q, बिकॉज रेडियस है ना 2 दिया हुआ है। दिस लाइन इज AB, ये आपका लाइन AB है। मैं बताता हूं कि यहां से यहां अगर रेडियस है, लेट्स ड्रॉ रेडियस, बोलते हैं कि इसको सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को, मतलब पेरीमीटर पे, तो ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा। ये आपकी हाइट क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/, तो मैं अगर इस पॉइंट को बोल दूं x, इस पॉइंट को बोल दूं y, इस पॉइंट को बोल दूं z, तो जो z होगा वो क्या होगा, अगर आप देखिए द z इज एक्चुअली इक्वल टू √3/2 हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू साइड, मतलब ये जो होगा √3 होगा, ये हमें पता है। अब इन्होंने कहा है कि AB को डायमीटर मानो, मतलब रेडियस आपकी कितनी है, पहले P की रेडियस कितनी है 2, इसकी रेडियस आपकी कितनी है √3। अब इसको ड्रॉ कर दो आप। व्हाट इज द एरिया, इसके थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करो, ये हमें पता है, इसके थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करो। और क्वेश्चन क्या है, बिटवीन द सर्कल R एंड P एंड दिस वन इज Q एंड दिस वन इज R एंड P के बीच में कौन सा एरिया कॉमन होगा। तो देखिए एरिया कॉमन कौन सा होगा, एक तो मुझको पता है कि ये कॉमन होगा और दूसरा पता है कि ये भी कॉमन होगा, मतलब आपके पास 2 एरिया कॉमन होगी। पहला इसका सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल पोर्शन है ये कॉमन होगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 3π/2 कॉमन होगा, प्लस ये जो पोर्शन है जो यहां पे दिख रहा है, मैं आपको दूसरे कलर से बना दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है जो आपके सर्कल P का सेक्टर है, ये भी तो कॉमन है इसमें, जो कि कितने एंगल के साथ होगा, इक्वेटर ट्रायंगल बना है तो यहाँ 120 होगा। मतलब मुझे इस एरिया को भी निकालना है कि तुम कितने हो मुझको बताओ। तो हम लोग इसको निकालते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है ये तो आपको पता है, एरिया दिस पोर्शन प्लस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 120 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा 120/360 πr², r आपका कितना है 2 स्क्वायर, माइनस इस पोर्शन का एरिया जो कि साइड 2 है 120 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू साइन 120 इज √3/2।
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा, आपने आंसर निकाल दिया। अब देखते हैं यहां से यहां 1/3 होगा, आइए रीराइट करते हैं 3π/2। जो पहला आपको दिखेगा वो दिखेगा 3π/2। अगला टर्म्स अगर आप इसको देखिएगा तो ये आपका दिख जाएगा 4π/3। 4π/3 माइनस सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, यहां से यहां कैंसिल हो गया, यहां से यहां कैंसिल हो गया, -√3। अगर आप इसको देखिएगा 9 और 8 17π/6 -√3। अब देखते हैं कि ऑप्शन कहां पे है। 17π/6 -√3 इज ऑप्शन नंबर ए एंड द आंसर। बेसिक मेंसुरेशन फिगर समझिए, थोड़े से सेक्टर्स के फॉर्मूले को यूज कर दिए एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। दिस इज आंसर ऑफ ज्योमेट्री मेंसुरेशन ऑफ सर्कल इन द जैट। अ क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए राउंड 1 में। अगर आप नहीं डरते हो मेंसुरेशन से डर है तो राउंड 2 में, क्योंकि देखो आपके पास कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है। मेंसुरेशन से तभी पंगा होता है जब कैलकुलेशन होता है। यहाँ π√3 में आंसर है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, तो हम इसे राउंड 2 में तो कम से कम जरूर सॉल्व करेंगे और मार्क्स गेन करेंगे। तो ये आपका डिटेल्ड फिगर के साथ एनालिसिस था। कहीं डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी and give your best. Myself, Ami, God bless you, happy learning, and bye-bye. Okay, this question of JAT is a question of geometry. एक वर्डी क्वेश्चन है और देख के ऐसा लग रहा है कि राउंड 1 में नहीं करना है, तो डेफिनेटली एक ज्योमेट्री क्वेश्चन जिसमें डायग्राम नहीं होता है हम राउंड 1 में नहीं करते हैं। माइट भी वो बहुत इजी हो तो भी हम राउंड 1 में करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिगर बनाने में जो टाइम वेस्ट होगा इतने देर में हम किसी और टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, राउंड 2 में तो जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डायग्राम प्लॉट करते हैं। राजेश कुरियर डिलीवरी एजेंट स्टार्ट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड मेक्स अ डिलीवरी ईच बी सी डी इन दैट ऑर्डर। मतलब ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा। ये ऑर्डर डिफाइंड है, आपको ये पता होना चाहिए। ही ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव पॉइंट्स। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मतलब जो पाथ डायग्राम आपका होगा उसी में ट्रेवल करता है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ई। ए बी और सी डी राइट एंगल एट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, और ये राइट एंगल है ई पे, आपको पता है। सॉरी, डेटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। BC गिवन इज 1.3। BC जो आपका लाइन दिया हुआ है ये 1.3 किलोमीटर का दिया हुआ है। CE लाइन इज गिवन 0.5। CE लाइन 0.5 है, तो मुझको पता है 5, 12, 13 से 1.2 आपका BE लाइन होगा। ED गिवन 2.5। अच्छा, ये 2.5 दिया हुआ है, जो रिक्वायरमेंट होगा हम देंगे। एंड दिया है ED इज पैरेलल टू BC। BC एंड ED आर दी पैरेलल। देखो ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल है। अब 90 डिग्री एंड द पैरेलल मतलब सिमिलैरिटी लगेगा। मान लीजिए अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ अल्टरनेट एंगल भी इनर वन साइड थीटा होगा, आपको पैरेलल पता है। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा, मतलब एंगल्स इक्वल, इट मीन सिमिलैरिटी है। अब देखो थीटा के सामने यहाँ 0.5 है, थीटा के सामने यहाँ पॉइंट है 5 और यहाँ थीटा के सामने 2.5 है, मतलब 5 टाइम्स आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। अगर 5 टाइम्स एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 1.3 भी अगर 5 पॉइंट जाएगा तो ये 6.5 होगा, और 1.25 जाएगा तो ये 6 होगा। हमने जितना डायग्राम निकालना था हम निकाल दिए। मैंने 5 टाइम्स सिमिलैरिटी के थ्रू निकाल दिया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। सिमिलैरिटी थीटा के सामने 0.5 है तो थीटा के सामने 2.5 है। 5 टाइम्स आपका इस ट्रायंगल से उस ट्रायंगल में सारे डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1.5, 6.5 एंड सो ऑन। आपको जाना कहाँ है, ए से डी। भैया ए से बी जाएंगे, क्योंकि डायग्राम यही है। ए से बी अगर आप जाते हो तो आप पहले जाते हो 6 और 1.2, तो ए से बी जाने में आपको 7.2 डिस्टेंस लगा। बी से सी अगर आप जाते हैं, बी से सी जाते हैं तो आपको 1.3 डिस्टेंस और लगेगा, और यहां से यहां C टू D आपको 3 डिस्टेंस और लगेगा। तो दिस वन इज योर 8.5 एंड 3 11.5 टोटल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा A टू D डिलीवर करने के लिए, और ये आपका आंसर है। तो बेसिक सा क्वेश्चन डायग्राम बनाइए, आराम से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपके पास होगा। टिक आउट कीजिए। अब ये डिसाइड करना है कि आप राउंड 1 में बनाते हैं या राउंड 2 में, आपके ऊपर है। तो दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन बाय मी, माई सेल्फ अमी। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए, एंड लेट्स क्रैक द रिजल्ट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। ओके, सो दिस क्वेश्चन ऑफ जैट जो क्वांट के सेक्शन में था, एक्चुअली क्वांट का क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट, बट बहुत लॉजिकल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, बट इस टफ क्वेश्चंस के पीछे बहुत इजी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा इजी। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को खोजते हैं और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बोला गया है कि आपके पास के को अपने मतलब स्टेप 1 अपने मन से कुछ के मानो,
कोई भी एक नंबर 26 से कम होना चाहिए, बिकॉज अल्फाबेट का इनपुट आउटपुट है। स्टेप 2 बोला है कि हर एक वर्ड को स्वैप करो फर्स्ट के लेटर्स को, आगे के लेटर्स को उठा के लास्ट के लेटर से स्वैप करो, इंटरचेंज करो। जैसा आप ये देखो, आपने के को 2 माना है तो 2 लेटर्स को स्वैप करना है। जेड ए के बदले आएगा, ए जेड के बदले, ई आर आर ई के बदले आएगा। 2 लेटर को ही स्वैप करो, अब थर्ड लेटर को छुओ मत। अगर आप स्वैप नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि वर्ड में 2 के लेटर से कम है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मतलब आपने एक वर्ड लिया, जो क्वेश्चन में आपका क्या है, फ्लाइट। आपने वर्ड लिया फ्लाइट, मान लो कि आपका क्या है, FLIGHT एक वर्ड है। पहला प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस 1 में अगर के को मैं 1 मानूंगा तो टी यहां आएगा, एफ यहां आएगा। क्या आपको पता है, टी यहां आएगा, F1 यहां पे आएगा, ठीक है। अगर के को मैं 2 मानूंगा, बाकी एज इट इज होगा, तो ये TF में चेंज होगा। टी यहां आएगा, F यहां आएगा, H आएगा यहां, L यहां आएगा। मतलब कुछ भी हो बॉस, या मैं रिवर्स कर दूं इसको, के को 3 मानूं तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहां क्या है, I और G आएगा, T यहां, H यहां, L यहां, F यहां। मतलब आप ये बोल लो, चाहे तो आप के को 1 मानो तो भी TF इंटरचेंज हो रहा है, के को 2 मानो तो भी TF इंटरचेंज हो रहा है, के को 3 मानो तो भी तो TF और इंटरचेंज हो रहा है ना। हाँ, TF इंटरचेंज हो रहा है। के का कोई भी वैल्यू हो, मुझको ये पता है, या मैं रिवर्स भी कर दूं तो F के बदले T और T के बदले F इंटरचेंज हो रहा है, ये मुझको पता है। और मुझको एक बात पता है, ईजोटी। ईजोटी का मतलब होता है ये 5th प्लेस का है, ये 10th प्लेस का है, ये 15th प्लेस का है, ये 20th प्लेस का है, ये 25th प्लेस का है। हमने स्टेप 1 में के का कुछ भी वैल्यू माना, कुछ भी वैल्यू अज्यूम किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझको ये पता है कि F और T आपस में इंटरचेंज होंगे, बाकी हो रहे हैं या हो नहीं हो रहे हैं मुझको कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, रिप्लेस ईच लेटर बाय अ लेटर के स्पेस अहेड। अगर आपने के 1 माना है तो 1 स्पेस अहेड होंगे। इसका मतलब स्टेप 3 आपको बताता है कि के का वैल्यू क्या है। ऊपर से के का वैल्यू नहीं पता चलता है, के का वैल्यू यहां पता चलता है कि मैं कितने स्टेप्स अहेड जा रहा हूं, बस यही है। ऊपर कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है। मैंने यहां पे क्या लिखा, जेड। टी जो कि हमारा 20th लेटर है, 26 लेटर बन गया, मतलब के का वैल्यू 6 है और यही हमारा आंसर है। खत्म हो गई बात। और कैन नॉट बी डिवाइड यूनिकली फ्रॉम दिस, कोई मतलब नहीं है, के 6 है। आपको एक बात समझ में आई कि इस पूरे लाइन में स्टेप 3 आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा था, कि आप जितने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं उतना ही होगा। यहां पे भी देखो, F इज योर 6, F 6 है, लास्ट में आप क्या लेके आ रहे हो, L 12th लेटर है, आप 6 को आगे बढ़ा रहे हो। तो पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा आपके पास लॉजिक था कि मुझे T और F को रिवर्स करना है, चाहे मैं K कुछ भी मानूं, और T को Z और F को L में स्वैप करना है, और यही हमारा आंसर देना है। ये पूरा लॉजिक था आपको समझने का। बट क्या इस लॉजिक को आप एग्जाम में समझ पाते? एक्चुअली इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बेवकूफी होती। अगर समझ पाते तो राउंड 2 में सॉल्व करते, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते। तो ये मेरे को बताना है कि चाहे क्वेश्चन क्वांट का हो या DI का हो या LR का हो, उसके भीतर के एक्चुअली जो उसका हार्ट होता है, उसका सोल होता है, उसको अगर आप पकड़ लो तो क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो इसका सोल यही है कि वी नीड टू वर्क ऑन TF एंड ZL एंड गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ स्टेप 3। सो आई होप इट इज ओके। माई सेल्फ मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट देने का, आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। बाय बाय। ओके, सो दिस क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑफ बोट एक बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि डेटा इसमें बहुत इजी है। अगर डेटा कोई और होता तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता, बट क्वेश्चन तो राउंड 1 में ही बनता। इजी सा क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, स्वाति एक नेम है, वो को रो करती है स्टिल वाटर में, आपका स्पीड कितना है 5 ऑन अ गिवन रिवर, एक रिवर जिसमें स्पीड है करंट का 1 घंटे ज्यादा लेती है 12 किलोमीटर को अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। देखिए 12 किलोमीटर बहुत छोटा सा है ना। 12 किलोमीटर में जो आपका फैक्टर्स होता है, चाहे तो उसको 2 घंटे लगते होंगे या 3 घंटे लेते होंगे या 4 घंटे लेते होंगे या 1 घंटे लेता होगा, यही होता होगा। गैप यहां पे 1 घंटे का है। अगर मैं इस टाइम को देखूं, मैं क्वेश्चन बना के बता दूंगा बिकॉज 12 के साथ बहुत है, तो मेरा यहाँ स्पीड 12 होगा, यहाँ स्पीड मेरी 6 होगी, यहाँ स्पीड 4 होगी और यहाँ स्पीड मेरी क्या होगी 3 होगी। देखिए मुझे पता है कि अगर मेरी इस बोट की स्पीड 5 है तो डाउन में आपकी स्पीड 5 से ज्यादा होगी। 5 से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आप 6 और 4 में काम करना चाहिएगा। नहीं समझ आया? मतलब करंट की स्पीड मेरे को पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 1 है। 5 + 1 एंड द 5 - 1 ये इजिली दिख गया।
मतलब मुझको इजीली दिख गया कि बॉस ऐसा कुछ हो रहा है, आगे कुछ देखना नहीं है, खत्म हो गई बात। अब आप बोलते हैं कि सर आपको ये दिख गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता तो यू नीड टू क्रिएट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। बनता क्या, 12 को एक बार 5 प्लस एक्स से जाते और 12 को एक बार 5 माइनस एक्स से जाते तो क्या होता, जाते, अच्छी बात है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ 5 प्लस एक्स से जाते तो मेरे को जो टाइम लगता इस टाइम से 1 घंटे कम लगता। इक्वेशन क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता। बट ये दिख रहा था कि ये जो है आपका 5 और 1 का हिसाब किताब है 6 और 4। अब क्या है, वन डे स्वाति रोज द बोट ऑन दिस रिवर एक्स विच इज n किलोमीटर अप स्ट्रीम फ्रॉम एक्स, एक्स से अप स्ट्रीम जाते हैं n किलोमीटर, देन रोज बैक टू एक्स एंड सी टेक्स एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं। राउंड ट्रिप मिनिमम कितना है, 2 घंटे लगते हैं, जाने और आने में आपको 2 घंटे लगते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि रिलेटिव स्पीड में भी हम काम कर जाए तो आंसर आ जाएगा। देखिए आप जाते हो तो किससे जाते हो, आप जाते हो 6 से, वापस आते हो 4 से, तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे आपका रिलेटिव स्पीड है 2 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4। मैं सॉरी स्पीड एवरेज नॉट रिलेटिव स्पीड, मैं इस स्पीड एवरेज से 2 घंटे ट्रेवल करती हूं, बस खत्म हो गई बात। मैं टाइम क्यों निकालूं कि अच्छा एक्स ऊपर जाता हूं एक्स कम जाता हूं, ये मेरी रिलेटिव स्पीड है, सेम डिस्टेंस में जा रहा हूं 2ab अपॉन a प्लस बी, इससे कैंसिल आउट हो गया। सो 4.8 इज द मिनिमम अगर मैं मिनिमम टाइम लूं तो, और इस क्वेश्चन का आंसर है 4.1। सिंपल सा क्वेश्चन, स्पीड एवरेज बेसिक से डेटा के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर डेटा आपका कैलकुलेशन के साथ चल जाए तो। बट ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना गया है क्योंकि डेटा इजी है, स्पीड एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने आपके लिए। सो दिस वन आई थिंक द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चन ऑफ जैट। कोई डाउट हो feel free to ping me and give your best. Happy learning and bye bye. So this question of height and distance is one of the most basic question of height and distance. आपको बस पता क्या रखना होगा, you need to understand the ratio of the sides as per the angles. तो मैं कुछ रेशियोज आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ यूज होगा। अगर आपका ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो हम जनरली दोनों को 1 मानते हैं। इसको मैं मान लेता हूं। अगर आप देखो, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, तो 60 के सामने हम जनरली 1 मानते हैं, तो 60 के सामने वो √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है, 90 के सामने √2 होता है। हमें ऐसा मान लिया जाए तो बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या अगर मुझे 1, 1 और √3 में काम करने का मौका मिले तो मैं बेस को √3 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो इजिली सॉल्व होगा। मैंने कहा क्योंकि अगर मुझको इस तीनों को मर्ज करना होगा तो मैं √3 के साथ मर्ज करना इजी करूंगा। तो चलिए हम फिगर्स को करते हैं ड्रॉ। द टॉपमोस्ट ऑफ अ परफेक्ट वर्टिकल मार्क्ड A, द पोल स्टैंड्स ऑन द D, somewhere the point B and C are somewhere in between the A and D on the pole from point E located on the ground. ग्राउंड पे पॉइंट E है, आपको पता है, at a certain distance from D. A पे आप 60 डिग्री का एंगल बनाते हो, A पे कितना मतलब 60 डिग्री का। B पे आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हो, B पे एंगल आपका क्या है 45 डिग्री का। और C पे, दैट्स B एंड द C, आप एंगल बनाते हो 30 डिग्री। आपको ये करना है, तो आपको निकालना है क्या AB, BC एंड CD का रेशियो का लेंथ कितना है। तो मैं पूरे बेस को ऐसा करता हूं, √3 मानता हूं, पूरे बेस को √3। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ 60। देखिए 60 के सामने अगर आपका √3 है, 60 के सामने आपका √3 है तो 30 के सामने आपका 1 होगा, आपको ये पता है। अब देखिए यहां भी क्या होगा 45 डिग्री, बिकॉज ये 45 डिग्री है, ये आपका क्या होगा √3 होगा। 45 के सामने यही है, यहां क्या है 30। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने आप कहां जाओगे 3 जाओगे। ए बी आपका कितना होगा, ए बी होगा 3 माइनस √3। 3 माइनस √3 दो ऑप्शन में है, मुझको ये पता चल गया। बीसी कितना होगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ऑप्शन नंबर डी में है और कहीं नहीं है, एंड दैट्स द आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस इस रेशियो के साथ आप काम कर जाइएगा, √3 से स्टार्ट कर जाइएगा, आंसर आएगा। आप 1 से स्टार्ट करते फ्रैक्शन में होता, कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता था। तो जब भी अगर आपके पास 60-30 हो तो मैं आपसे यही बोलूंगा 60 के सामने को √3 मानिए, क्वेश्चन इजिली सॉल्व होते हैं। एंड दिस वन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ जैट जिसे सॉल्व करना बनता था। दिस वन इज माई वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो feel free to ping me. Happy learning and God bless you. Okay, so this question of JAT of time, speed, distance, fox and hare, tigers and deer, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझको थैंक्स बोला था जैट के बाद, सर ये क्वेश्चन तो आ गया,
आपने बहुत पढ़ाया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक टीचर पढ़ाता है और इसको पढ़ाना चाहिए। देखते हैं डेटा क्या है। ये फॉक्स एंड हेयर का क्वेश्चन है। ऑन अ बैंक ऑफ द प्रिंस्टीन, अच्छा नाम है तुंगा, दिस अ डियर एंड अ टाइगर्स आर जॉयफुली प्लेइंग विथ ईच अदर। द डियर नोटिसेस दैट 40 स्टेप्स अवे है फ्रॉम द टाइगर। देखिए क्या हुआ, यहां पे टाइगर है, यहां डियर है, आप 40 स्टेप्स ऑफ डियर, क्योंकि डियर ने नोटिस किया है आप दूर हो, 40 स्टेप्स दूर हो, यहां तक तो आपको पता है ये बीच का डिस्टेंस है। देन क्या है, अब देखते हैं, बोथ रन्स ऑन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, टाइगर भागना स्टार्ट करता है, डियर उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। फॉर एवरी 5 स्टेप्स, अब देखो यहां पे डियर है, यहां टाइगर है। फॉर एवरी 5 स्टेप्स द डियर टेक्स, द टाइगर टेक्स 6। मतलब अगर मैं 5 स्टेप्स लेता हूं तो तुम 6 स्टेप्स लेते हो। However, deer takes only 2 steps to cover the distance, और डिस्टेंस वाइज डियर का 2 स्टेप्स टाइगर के 3 स्टेप्स के बराबर है डिस्टेंस वाइज, ऐसा है। तो अब देखते हैं कि निकालना क्या है। दिस वन इज टाइम वाइज, जब मैं 5 स्टेप्स लेता हूं तो तुम लेते हो 6 स्टेप्स। अब मैं डिस्टेंस देखिए, वी टेक द मर्ज, रेशियो मर्ज करने के लिए मान लो कि इनका 2 स्टेप और इनका 3 स्टेप 6 मीटर डिस्टेंस के बराबर है मान लीजिए। तो अगर 2 स्टेप 6 मीटर के बराबर है तो 1 स्टेप 3 मीटर के बराबर होगा एंड 5 स्टेप्स 15 मीटर के बराबर होगा, और टाइम को मानते हैं सेकंड में। तो मुझको पता है डियर का जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड है इन द रेशियो टर्म्स। अगर मैं ये माने 3 स्टेप्स अगर 6 मीटर के बराबर है तो 1 स्टेप आपके 2 मीटर के बराबर होगा और 6 स्टेप 12 मीटर के बराबर होगा, और टाइम को मैंने सेकंड माना है तो मेरा स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। 40 स्टेप डिस्टेंस, देखो एक स्टेप 3 मीटर का होता है तो 40 स्टेप 120 मीटर का है। रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका 120 मीटर, डिस्टेंस 120, रिलेटिव स्पीड कितना आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको 40 सेकेंड लगेगा पूरे प्रोसेस में, उसको कैच करने में 40 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन डियर, डियर कितने पकड़ेगा, डियर एक सेकेंड में कितना स्टेप लेता है, डियर एक सेकंड में 5 स्टेप लेता है, तो 40 सेकंड में वो 200 स्टेप लेगा और इसको पकड़ लेगा। एंड दी आंसर, तो मैंने आपको बहुत इजी मेथड से बताया है, शायद आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या इसको रिवाइंड कीजिए। हम जनरली एलसीएम ऑफ डिस्टेंस पे काम करते हैं, उसके थ्रू पूरे रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड माय वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू जैट कि आपने बहुत सही रेस्पेक्ट दिया है टीचर्स कम्युनिटी को, कि वो जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, सबके सब पढ़ाते हैं, वो एग्जाम्स में आता है। सो ये क्वेश्चन जो डिट्टो आ चुका है क्लास से, जैट में बहुत सारे क्वेश्चन क्लास से डिट्टो आए, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो क्लास में डिट्टो आया है ओनली डेटा चेंज करके। आई होप हमने शायद यही डेटा भी कभी यूज किया होगा इसी रेशियो के साथ। सो दिस वन इज सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। और भी क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए एंड दीजिए अपना बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। ओके, सो दिस क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टराइजेशन, और दूसरा दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टराइजेशन और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब बचपन से नाता है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर 20 है, जिसको हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में ब्रेक कर सकते हैं, और इंटीजर है तो ये दोनों भी इंटीजर्स होगा। और मुझको पता है कि बॉस तुम 20 और 1 में ब्रेक नहीं हो सकते हो, बिकॉज अगर समेशन इवन है तो डिफरेंस भी इवन होगा। अगर 21 में ब्रेक नहीं हो सकते तो फैक्टर वाइज ये 10 और 2 में ब्रेक होगा, जिसको सॉल्व करके x को 6 और y को 4 निकाल सकते हैं प्यार से। मतलब ये आपने निकाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने देख लिया कि दोनों इवन या दोनों ऑड होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद इस पे काम करते हैं, y क्यूब 4 क्यूब इज व्हाट 64 माइनस 6 स्क्वायर 72 माइनस 4z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12। -12 यहां पे आएगा तो 60 होगा, तो क्या होगा 4 माइनस 4z इज ग्रेटर देन 0। यहां तो मुझको पता है। अगर ये जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4z, z इज लेस देन इक्वल टू 1। अब z पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब z 1 ही है। हमने सॉल्व कर दिया, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पता क्या होना चाहिए, फैक्टराइजेशन पे काम करना है, दोनों को इवन लेना है, दोनों को ऑड। दोनों को ऑड ले नहीं सकते हैं बिकॉज ये यहाँ पे इवन दिया हुआ है। दोनों को इवन लिया, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, एक्स वाई निकाला, पुट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। ये राउंड 1 का क्वेश्चन था, बस देख के डरना नहीं था। तो आपको बेस्ट देना है अपना और एग्जाम को करना है क्रैक।
दिस क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्कल एंड उसमें आपको मिलना कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। दैट मीन्स HCF एलसीएम। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर फ्रेंड्स आशीष ABCD, नाम काफी अच्छे हैं, डिसाइडेड टू जॉग फॉर द 30 मिनट्स इनसाइड अ स्टेडियम विथ अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक। आपने 30 मिनट के लिए डिसाइड किया रनिंग करने के लिए, 200 मीटर का लॉन्ग ट्रैक है। द फ्रेंड्स रन एट डिफरेंट स्पीड्स। आशीष देखो, आपका आशीष को 60 सेकेंड लगता है। आशीष का जो स्पीड अगर मैं देखूंगा तो आशीष का स्पीड है क्या, 60 सेकेंड में उसको लगता है लैप को क्रॉस करने में। अच्छी बात है, बाद में हम 200 को दिमाग में लगाते हैं। लाइकवाइज बी जो लेता है वो लेता है 1 मिनट मीन्स 90 सेकेंड लेता है, सी लेता है 40 सेकेंड लेता है एंड डी लेता है 80 सेकेंड ये लेता है। द फ्रेंड्स बिगिन टुगेदर, एक साथ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग लाइन एट 4 PM। 4 PM पे स्टार्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैप्स द फ्रेंड्स वुड हैव कंप्लीटेड व्हेन दे नेक्स्ट क्रॉस स्टार्टिंग लाइन टुगेदर। नेक्स्ट बार स्टार्टिंग लाइन सेम क्रॉस करेंगे। देखो ये 60 सेकेंड के इंटरवल पे स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करता है, ये यहां, तो मैं बोल सकता हूं जो भी तुम करोगे अपने एलसीएम पे, मतलब ये 60 का मल्टीपल, 90 का, 40 का, 80 का, एलसीएम के मल्टीपल पे तुम स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस करोगे। मतलब यहां तो आपका 0 होगा बिकॉज सब में 0 है। 8 और 9 से कटना चाहिए, मतलब 720 शुड बी द वैल्यू जो कटता है। अगर आप 720 वैल्यूज को पे देखते हो, देखो 720 इज अ सेकंड, जो आपका 720 सेकंड है जिसमें आपको 60 सेकंड भी डिवाइड हो रहा है। 60 सेकंड से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, दैट इज 12 टाइम्स। मतलब आप 12 राउंड लगाओगे, ये 8 राउंड लगाएगा, ये 9 राउंड लगाएगा और ये आपका दैट मींस 18 राउंड लगाएगा इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि टोटल कितनी बार आपने राउंड लगाया, तो टोटल 20 एंड 38 प्लस 9 आपने 47 राउंड सबने मिलकर लगाया है एक साथ पहुंचने के लिए। बस सिंपल सी बात है। हमने किया क्या, दिस नो नीड टू 200 मीटर 30 मिनट और 4 PM का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि मैं इतने टाइम में राउंड कंप्लीट करता हूं तो अगली बार कब करूंगा, ये भी क्वेश्चन नहीं है। कितनी बार राउंड लगाऊंगा, क्वेश्चन ये है। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड, आंसर, खत्म हो गई बात। डेटा में से आपको, मतलब क्वेश्चन में से सही डेटा निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। यही मैं आपसे चाहता हूं और मैं यही क्लास में इनकलकेट करने की जरूरत करता हूं कि देखो डेटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत आपकी लाइफ में ज्यादा है। बाकी तो कहानी लिखा हुआ है, तो आप कहानी को मत पढ़िए, उसके बीच के वर्ड्स को निकालिए एंड एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्रैक कीजिए। माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। सो दिस क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस मैक्स मीन ऑफ जैट एक ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इसमें लैंग्वेज पे कुछ काम करने को बोला गया है, तो हम उस लैंग्वेज को बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि भाई हमें मैक्स मीन निकालना है एफ का, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स है क्या। तो आपका एफ एक्स मान लो अगर ये है, मान लो क्योंकि कंडीशन आपके साथ कुछ लिखा हुआ है, मान लिया कि मेरा एफ एक्स यही है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जी एक्स में मान लेता हूं यही है, मान लिया चलिए यही है। अगर मैंने gx मान लिया यही है तो ये जो मेरा होगा ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये हमें देखना है ये हमने माना कब। देखिए इस कंडीशन में दिस अपॉन दिस, यहां पे भी डिवाइड है, यहां भी डिवाइड है, यहां पे इस चीज को ऊपर लेके जाइएगा। अगर आप इस चीज को ऊपर लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। एक्स माइनस 1 ऊपर भी है, x माइनस 1 जीरो भी है। इसका मतलब आपको पता है x नॉट इक्वल टू 1, x को 1 नहीं लेना है। आप इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आपको x को 1 नहीं लेना है। x को 1 नहीं लेना है तभी तो हमने इसको डिफाइन किया है, हाँ तभी तो हमने डिफाइन किया है, यहां तक तो ठीक है। मतलब मैंने मान लिया कि x 1 नहीं है, अब तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए यहां से अगर मैं इसको काट दूं तो यहां पे मिलेगा मुझको x प्लस 1, तो ये मिल जाएगा मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दिस, का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बिकॉज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहां तक ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूं अगर नीचे, तो देखिए आपके पास क्या बचने वाला है। आप नॉर्मली डिवाइड नहीं करो, आप ऊपर में x और नीचे x डिवाइड कर दो, तो ऊपर में x प्लस 1/x बचेगा और नीचे आपका बचेगा क्या, x। यहाँ पे x से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ x से डिवाइड करेंगे 1/x प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इससे अगर डिवाइड कर दूं तो मुझको पता है कि ये बचेगा 1 बिकॉज 2 बार ये टर्म दिख रहा है। अगर मैं इससे x प्लस 1/x से डिवाइड कर दूं तो ये दिखेगा 1 प्लस 1/x, x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x। देखिए अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि मुझको चाहिए क्या, मिनिमम। अगर आपको ये मिनिमम चाहिए, अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिनिमम चाहिए
तो ये मैक्सिमम चाहिए होगा, ये क्या चाहिए होगा, मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा चाहिए होगा तो ये मिनिमम चाहिए होगा। और x प्लस 1/x अगर पॉजिटिव है, जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, और आप मैक्सिमम में बात करना चाहते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू डेटा जो होता है इक्वल होने के लिए होता है AMGN का। मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे तभी मिनिमम जाके 2 देगा। अगर आप मिनिमम देखिएगा x प्लस 1/x का वैल्यू मिनिमम, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 2/2 का मतलब 1/2। तो मुझे लगता है कि आंसर 1/2 होना चाहिए। बट 1/2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, x नॉट इक्वल टू 1 है और हमने मान लिया x 1 है। तो ये मिनिमा दे किसके लिए रहा है, ये मिनिमा दे रहा है x इक्वल टू 1 के लिए, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि नहीं हो सकता है। मतलब मेरे इस 1/2 में प्रॉब्लम है, आंसर 1/2 नहीं होगा। लेकिन ये मिनिमा x इक्वल टू 1 के लिए है। तो देखते हैं x इक्वल टू 1 में fx क्या बोलता है। अगर x 1 है तो fx 1 है, मतलब fx 1 है, एंड 3 है जब x का वैल्यू 1 है तो g। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। हमने इतने मेहनत करके ये निकाला कि मिनिमा होगा x इक्वल टू 1 के लिए, बट ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये वैल्यू आई है इस कंडीशन के साथ, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये सब डिफाइंड होना बंद हो जाता है, इनफाइनाइट होने जाते हैं। ये जो केस है ये इनडिटरमिनेट हो जाता है। x इक्वल टू 1 पे मिनिमा है, बट इनडिटरमिनेट केस, नॉन इंडिटरमिनेट केस को अवॉइड करने के लिए हमारा जो अलग से कंडीशन लिखा है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इसको यूज करते हुए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए था, या कम से कम अब अगर आपने बनाया है तो आगे सारे एग्जाम्स में आपको इसको यूज करना चाहिए कि आप जब भी मैक्स मिन निकालो तो देखो किस वैल्यू के लिए आ रहा है, उस वैल्यू पे आप क्या बोलना चाहते हो। दैट्स द कैच बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो आई होप इट इज ओके विथ यू। डाउट हो तो आप पिंक में मेरे को बताइए, कमेंट में बताइएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। माई सेल्फ अमी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।